हे एवरीवन, आज मैं इस वीडियो पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 में आई जय भीम मूवी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.7 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर एक गरीब इनोसेंट ट्राइबल को झूठे केस में पकड़कर उसे लॉकअप में ही मार देते हैं, पर इसके बाद कैसे एक लॉयर उस ट्राइबल की बीवी बच्चों को जस्टिस दिलवाता है। यह इस मूवी की स्टोरी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिजन को देखते हैं, जहां से आज कुछ कैदी रिहा होने वाले थे, पर वहां के जेलर कारोबार उत्तर और इरुलाई जैसे कैदियों को, जो कि ट्राइब्स थे, उन्हें जाने नहीं देती है और उन लोगों को दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस को पकड़ा देता है, जिसके बदौलत उसे कुछ रिश्वत मिलता है। एक्चुअली में जो दूसरे पुलिस स्टेशन थे वहां पर बहुत सारे पेंडिंग केसेस रह गए थे, पर पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकाम हो रही थी। पर अब जो ट्राइबल्स कैदी थे उन्हें फिर से पेंडिंग केसेस में फंसाकर वो दूसरे पुलिस वाले प्रमोशन पाना चाहते थे, यानी एक तीर से दो निशान। फिर हम तमिलनाडु के कोन्नमलाई नाम के एक सुंदर गांव को देखते हैं, जहां पर राजकन्नू नाम का एक आदमी अपनी बीवी सेंगोनी और कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर खेत में चूहा पकड़ रहा था। असल में ये चूहे खेत की फसल को बर्बाद कर रहे थे और इन्हीं चूहों की वजह से खेत में सांप चले आ रहे थे, तो ऐसी वजह से ये लोग चूहे पकड़ रहे थे। तभी वहाँ पर खेत का मालिक, जिसका नाम गुणशेखरन था, वो वहाँ पर खेत पर चला आता है और राजकन्नू को अपने पास बुलाकर गाली गलौज करता है, क्योंकि राजकन्नू ने चूहे पकड़ने के लिए काफ़ी सारे होल्स कर दिए थे। मतलब राजकन्नू ने काम तो किया, पर उसे अपने काम के बदले गाली मिलता है। फिर राजकन्नू उस खेत में काम कर रहे अपने जात वाले लोगों के साथ मिलकर घर चला आता है। तब हमें पता चलता है कि इन लोगों को गाँव में रहने नहीं दिया जाता था और ये लोग गाँव के बाहर जंगल में मिट्टी का घर बनाकर रहते थे। ये लोग इरुलाई जाति के थे और ये अपना पेट भरने के लिए इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाते थे। फिर अगले दिन हम सरपंच के घर को देखते हैं, जहाँ पर सरपंच की बीवी अलमारी से गहने निकाल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सांप निकल आता है। अब इस सांप को पकड़ने के लिए राजकन्नू को बुलाया जाता है। राजकन्नू सरपंच के घर में पहुँचता है और सांप को भी पकड़ लेता है। फिर सरपंच बाहर जाने के लिए गाड़ी निकालता है, पर उसकी गाड़ी चालू नहीं होती है। तब राजकन्नू गाड़ी को पीछे से धक्का देता है तो गाड़ी चलने लगती है। सरपंच राजकन्नू को पास बुलाकर कुछ पैसे देता है, पर राजकन्नू पैसा लेने के लिए मना कर देता है और गलती से ये कह देता है कि सरपंच की बीवी उन्हीं की गांव की है। ये सुनते ही सरपंच की बीवी गुस्सा हो जाती है और राजकन्नू की जात को बुरा भला कहने लगती है। फिर राजकन्नू जाकर उस सांप को जंगल में छोड़ाता है। इसके बाद हम इन लोगों की बस्ती में एक टीचर मैडम को देखते हैं, जो कि हमेशा कोशिश करती थी कि ये लोग शिक्षित बन जाएं। वो टीचर मैडम इन लोगों की राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे इम्पोर्टेंट सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा जूझती रहती थी, पर क्योंकि ये लोग छोटे जनजाति के थे तो कोई भी इन्हें भाव नहीं देता था। कुछ दिन बाद सरपंच के घर में रखे सारे सोने चोरी हो जाते हैं। फिर सरपंच पुलिस को बुलाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तब पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलता है। अब ऐसा ही गुरुमूर्ति सरपंच से पूछता है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। तब सरपंच तो कुछ नहीं कहता, पर उसकी बीवी कहती है कि जो आदमी हमारे घर में सांप पकड़ने आया था शायद उसी ने ही चोरी की होगी। फिर सरपंच राजकन्नू के नाम पर एक FIR दर्ज करवाता है। पर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तब सरपंच पुलिस स्टेशन आकर ऐसा ही गुरुमूर्ति के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं SP की मदद लूँगा। अब ये बात ऐसा ही गुरुमूर्ति को खटकती है, तो ऐसा ही गुरुमूर्ति रात में बिना किसी लेडीज कांस्टेबल की उपस्थिति में प्रेग्नेंट हुई सेंगोनी को पुलिस की गाड़ी में बिठाता है। उस बस्ती में जो भी लोग पुलिस को रोकते थे, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस की गाड़ी राजकन्नू के भाई इरुपट्टन के घर की तरफ जाती है और इरुपट्टन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद हम चेन्नई के हाई कोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर चंद्रू नाम का एक वकील पुलिस की वायलेंस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था और उसके साथी वकील भी उस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे थे। फिर वहां पर IG पेरुमल स्वामी आते हैं और केस की जांच करते हुए उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देते हैं, जिसने एक वकील को पुलिस स्टेशन पर पीटा था। इसके बाद चंद्रू एक केस की सुनवाई के लिए कोर्ट के भीतर जाता है। ये वही केस था जहां पर पुलिस वालों ने प्रमोशन के चलते इनोसेंट ट्राइब्स को झूठे केस में फंसा दिया था। डिफेंस के वकील एक FIR में पढ़ते हैं कि जो कोलंजी नाम का क्रिमिनल था, पुलिस ने उसे 2 चोरी के केसेस में 20 अक्टूबर 1994 को दोपहर 2 बजे अपने कब्जे में लिया था। फिर चंद्रू कटलूर जेल के एग्जिट रिपोर्ट दिखाता है, जहां पर यह रिकॉर्डेड था कि कोलंजी नाम का एक क्रिमिनल शाम 4 बजे जेल से छोड़ा गया है। चंद्रू कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोलंजी 4 बजे तक कटलूर जेल में था और विरुद्धाचलम की पुलिस ने उसे 2 बजे गिरफ्तार किया हो।
अब चंद्रू प्रूव कर देता है कि पुलिस प्रमोशन के चलते खोलन जी को झूठे केस में फंसाया था। चंद्रू बाकी के लोग जिन्हें झूठे केसेस में फंसाया गया था उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल दिलवाने का रिक्वेस्ट करवाता है। तो वहाँ के जज एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने को कहते हैं और केस को वहीं पर डिसमिस कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर हम एक दिन चंद्रू को फिर से एक प्रोटेस्ट में देखते हैं। तब टीचर मैडम और सेंगोनी चंद्रू से मिलने के लिए आते हैं। चंद्रू का असिस्टेंट उन्हें घर ले जाता है। फिर रात को चंद्रू घर आता है और सेंगोनी को अपने पास बुलाता है। अब सेंगोनी अपने साथ हुई आगे की कहानी बयां करती है। रात को पुलिस स्टेशन में पुलिस ने सेंगोनी और इरुपट्टन के साथ 2-3 गांव वालों को लॉकअप में बंद कर दिया था। फिर जब सुबह होती है तो एसआई गुरुमूर्ति को एसपी अशोक वर्धन का कॉल आता है। एसपी अशोक एसआई गुरुमूर्ति के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है और केस को जल्दी से सॉल्व करने को कहता है। अब एसआई गुरुमूर्ति गुस्से से भर चुका था, तब वो लॉकअप के भीतर जाता है और सभी सस्पेक्ट्स को गाय बकरियों की तरह मारने लगता है और राजकन्नू के छुपे हुए ठिकाने के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर पुलिस प्रेग्नेंट हुई सेंगोनी को भी बहुत मारती है। फिर पुलिस बाकी की पूछताछ के लिए राजकन्नू की बहन पंचम्मा को लेने जाती है। वहाँ पर मुसुपुट्टी नाम का एक आदमी पुलिस को रोकता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि सेंगोनी प्रेग्नेंट थी और कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो एक शरीफ पुलिस कांस्टेबल उसके लिए कुछ खाना लाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में जाने के लिए कहते हैं। फिर लॉकअप में पंचम्मा को भी पुलिस बहुत मारती पीटती है। इधर राजकन्नू को कुछ भी खबर नहीं था। राजकन्नू अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान और किनोला लेकर घर की तरफ लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ गांव के लोग दबोच लेते हैं। फिर पुलिस वहां पर आकर राजकन्नू को गिरफ्तार कर लेती है। फिर राजकन्नू, मुसुकुट्टी और पंचम्मा को पुलिस भेड़ बकरियों की तरह मारती है। उनकी एक भी नहीं सुनती, पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। इधर सेंगोनी को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। सेंगोनी अपने गांव की कई लोगों के साथ मदद मांगती है, पर कोई भी उसे मदद करने के लिए आगे नहीं आता। दूसरी तरफ लॉकअप के भीतर राजकन्नू के ऊपर काफ़ी टॉर्चर हो रहा था। आखिर में उसके घाव में मिर्च लगाया जाता है, पर राजकन्नू बार बार कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। फिर रात को कांस्टेबल किरुबाकरण शराब पीकर लॉकअप में घुसता है और पंचम्मा के साथ अश्लील चीज़ें करने लगता है। पहले तो वो पंचम्मा को खड़ा करता है, उसके बाद उसकी पेटीकोट उतार देता है। ये सब ना करने के लिए मुसुकुट्टी पुलिस के सामने हाथ जोड़ता है, तो कांस्टेबल किरुबाकरण मुसुकुट्टी को खूब मारता है और उसे पंचम्मा की तरफ धकेल देता है। ये सब कुछ बयां करते वक्त सेंगोनी की आंखों में आंसू आ जाता है, तो चंद्रू उसे कुछ पानी देता है। फिर सेंगोनी आगे की कहानी बताती है। जब अगले दिन सेंगोनी राजकन्नू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, तब वो देखती है कि पुलिस ने राजकन्नू को उल्टा लटका कर उसे जानवरों की तरह मार रही थी। ये देखकर सेंगोनी चिल्ला उठती है, पर एक कांस्टेबल उसको शांत करवाता है। फिर सेंगोनी को राजकन्नू से मिलवाया जाता है। राजकन्नू की हालत इतनी बुरी थी कि वो कुछ खाना भी नहीं खा पा रहा था और वो उल्टी कर देता है। ये देखकर सेंगोनी गुस्से से भर जाती है और पुलिस वालों को गाली गलौज करने लगती है। तभी एसआई गुरुमूर्ति गुस्से में आकर राजकन्नू को घसीटते हुए लॉकअप के भीतर ले जाता है। तब सेंगोनी कई बार रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस वाले उसके पति को जाने दें, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। फिर अगले दिन रात को पुलिस राजकन्नू, मुसुकुट्टी और इरुपट्टन के घर में जाती है और उनके घर वालों को बताती है कि वे तीनों लोग लॉकअप से फरार हो गए हैं। सेंगोनी पुलिस स्टेशन में सच का पता करने जाती है तो पुलिस उसे वहां से भगा देती है। फिर सेंगोनी टीचर मैडम की मदद से एक कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाती है और अपने साथ हुई सारी बातें उस पार्टी के नेता को बताती है। फिर पार्टी के लोग जाकर एसपी ऑफिस के सामने नारा लगाते हैं। फिर पार्टी का नेता डीजीपी और SC/ST कमीशन के दम पर एसपी को कहता है कि भागे हुए तीनों लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए। फिर एसपी अशोक वर्धन अपने नीचे काम कर रहे इंस्पेक्टर वसीम को FIR का कंप्लेन दर्ज करने को कहते हैं और तीनों लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाने का ऑर्डर देते हैं। घर आकर सेंगोनी अपने पति राजकन्नू को कई दिनों तक हर जगह ढूंढती है, पर राजकन्नू कहीं पर भी नहीं मिलता। अब कुछ दिन बाद सेंगोनी, टीचर मैडम और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक साथ मिलकर फिर से एसपी ऑफिस पहुंचते हैं। तब एसपी अशोक वर्धन बताते हैं कि राजकन्नू, मुसुकुट्टी और इरुपट्टन सोना बेचकर शहर से भाग गए हैं और इस बात का सबूत भी एसपी पेश करता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से राजकन्नू, मुसुकुट्टी और इरुपट्टन 4 जून 1995 को रात में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पुलिस स्टेशन से फरार हो गए, जिसके बाद वे तीनों एक क्लिनिक में जाकर अपना चेकअप करवाया और बाद में एक मेडिसिन शॉप में जाकर मेडिसिन लेकर वहां से फरार हो गए। और इन्हीं सभी आई विटनेस के बयान पर पुलिस ने इस रिपोर्ट को बनाया था।
अब इन्वेस्टिगेशन केस करने के लिए टीचर मैडम और सेंगोनी कई सारे वकील को अप्रोच करते हैं, पर कोई भी पुलिस के खिलाफ जाना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग आई विटनेस थे। और कुछ इसी तरह वकील ढूंढते ढूंढते सेंगोनी की मुलाकात चंद्रू से हुई।